हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कुछ जलीय आवासों के बारे में। तो आज हम क्लास सिक्स का जो चैप्टर 6 है ना उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम देखेंगे कुछ जलीय आवास। तो कुछ जलीय आवास जैसे समुद्र में रहने वाले, समुद्र में रहने के लिए मछली में अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है। ठीक है, धारा रेखीय मतलब कैसा शेप होता है उनका, ऐसा ऐसा। ठीक है, धारा रेखीय, जिससे वे जल में सुगमता से चल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं। वे समुद्र की गहराई में और तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। वे समुद्र में गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं और जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल्स या क्लोम होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार तथा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर, जो समुद्र की सतह होती है उस पर आकर श्वसन छिद्रों से श्वसन छिद्र जो होते हैं उनसे जल बाहर निकालते हैं तथा श्वास द्वारा स्वच्छ वायु को अंदर लेते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर तथा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन जो होती है उसी रोचक प्रक्रिया को करते देखा है? उसके अलावा आप पढ़ेंगे तालाब और झील के बारे में। जो तालाब और झीलें होती हैं उनके बारे में। क्या आपने तालाब, झील, नदी और नाले जो होते हैं उनमें पौधे को उगे देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, इन पौधों की पत्तियां, तने एवं जड़ें किस प्रकार से व्यवस्थित है? तो आगे हम देखेंगे। ये यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। पत्तियों मतलब पौधे कैसे होते हैं तालाब, झील वगैरह में जो प्लांट्स होते हैं उनका ये चित्र है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, थोड़ा नीचे। हाँ, तो यहाँ पर देखो, अब आ जाओ। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी में मिट्टी में स्थिर रहती है और स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी में जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। परंतु जलीय जो पौधे होते हैं उनमें जड़ आकर बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जो होते हैं वो जल की सतह पर तैरते रहते हैं। जल की सतह पर प्लेवन मतलब होता है तैरना ना। उसके अलावा आगे देखेंगे कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप में डूबे रहते हैं तथा ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय एवं पतले रिबन की तरह होती है। ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है तथा कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल इनके बीच बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती। अब फिर यहाँ देखिए, मेढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। ये तालाब के जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे और मजबूत होते हैं। उन्हें छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। पश्चपाद में जलायुक्त पदा उंगलियां होती है जो उन्हें तैरने में भी सहायता करती है। हमने केवल कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 4 में सुझाए क्रियाकलाप के अंतर्गत आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे। तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधताएं होगी।
हमारे आसपास के जीवों के बारे में हम देखेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन से जीव हैं। 1 मिनट, इसको जूम करेंगे ऊपर की ओर थोड़ा सा। अब देखो कि भाई हमारे आसपास कौन कौन से जीव हैं। तो हमने विभिन्न आवास के क्षेत्रों की यात्रा की, अनेक पौधे एवं जंतुओं की चर्चा की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाई जाने वाली वस्तुओं, पौधों, जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई, मूस वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ये सारे उदाहरण हैं। अब बताना है कि कौन सा इनमें से जैविक घटक है, मतलब सजीव है। अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए, उन्हें निर्जीव एवं सजीव के समूह में बांटिए। कुछ प्रकरणों के लिए हमारे लिए ये आसान होगा। उदाहरण, हमारे घर में जो कुर्सी और मेज जैसी वस्तुएं होती है, उनसे मेज जैसी वस्तुएं जो होती है वो सजीव नहीं होती हैं। ठीक है, वो सजीव नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए जो पहेली है भाई वो क्या कर रही है, यहाँ पर क्या दिखा रही है आपको, तो सजीव नहीं है। पहेली एडवर्ड लीयर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस या कंप्लीट नॉनसेंस या ये छंद पढ़ रही थी। सॉरी, यहाँ पर लिखा है एडवर्ड लीयर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का ये छंद पढ़ रही थी। मेज में देखो ये पढ़ क्या रही थी। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ। जो मेज है उसने कुर्सी से कहा कि तुम्हें पता नहीं मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ। एवं अपने पैरों की भिवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हमें वायु ले सके। मेज ने कुर्सी से कहा। कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कि कभी हम समर्थ नहीं हैं। तुम कैसी मुक्तापूर्ण बातें करती हो जबकि तुम जानती हो कि हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे। हम दो पैर पर क्यों नहीं चल सकते। तो भाई ये सब यहाँ पर पहेली एक छंद पढ़ रही थी, है ना। रचित कंप्लीट नॉनसेंस तभी बोला है इसे, कई छंद पढ़ रही थी। पहेली और बूझों को कविता बहुत मज़ेदार लगी क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है। ठीक है, और फिर उसके अलावा अब ये न तो चल सकते हैं न बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा सिक्का सजीव नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी तरह संसार के सभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे सभी जंतु क्या है, सजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है, तो भाई कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है, तो भाई जो वृद्धि करे, जिनमें प्रजनन हो और जिनमें कॉन्सियसनेस हो। कॉन्सियसनेस मुख्य लक्षण है कि सजीव का। ठीक है, वो गति करे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो। कभी कभी निर्णय कर पाना इतना आसान नहीं होता। हम कह सकते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी वे निर्जीव, उन्हें हम निर्जीव क्यों बोलते हैं, वो चल सकती है ना। तो गति के आधार पर हम नहीं कह सकते कि ये वस्तु सजीव है या निर्जीव है। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में जो बादल है ना वो अपने आकार में वृद्धि कर रहे हों। तो इसका क्या तात्पर्य है ना, इसका क्या तात्पर्य है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ना तो हम ये कह सकते हैं कि जो गति करते हैं वही सजीव है। तो गति करते हैं जो सजीव है, तो फिर कार और जो बाकी हैं, कार, मोटरसाइकिल, ये भी गति करते हैं, तो क्या ये सजीव है, नहीं। तो हम नहीं कह सकते ना कि जो गति करते हैं वो सजीव है। तो फिर हम क्या कहेंगे, वैसे ही हम ये भी नहीं बोल सकते कि जो क्या पढ़ा था अभी हमने यहाँ पर थोड़ा सा जैसे कि जो वृद्धि करते हैं वही सजीव है। तो भाई कभी कभी हमने देखा है कि जो बादल होते हैं वो भी अपने आकार को में परिवर्तन कर लेते हैं। तो हम नहीं कह सकते ना कि जो वृद्धि कर रहा है वही सजीव है। बादल सजीव है नहीं, है ना।
वृद्धि कर रहा है तो वो सजीव है क्या? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव और सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं? उन्हें बोलते हैं विशेष के मतलब स्पाइस कैरेक्टर। जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं। आप स्वयं सजीवों का सबसे अच्छा उदाहरण हैं। आप सॉरी आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में कुछ ऐसे लक्षणों के नाम लिखिए और अपनी बनाई गई सूची को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं तथा पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सजीव वस्तुओं में एक समान होते हैं। सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होते हैं। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो अध्याय 1 में हमने ये जाना कि सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने ये भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। उसके अलावा हम आगे देखेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ा। एक मिनट देखो, भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले जीव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सही है ना? मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके अलावा हम देखेंगे क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। तो हम यहाँ देखेंगे क्या सभी सजीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक से आता है? इससे आप अब और नहीं पहन सकते। क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे और कुछ सालों के बाद क्या होगा? आप वयस्क हो जाएंगे। ठीक है, वयस्क हो जाएंगे। जंतु के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। अंडे से स्फुटित होकर चूजा, जो मुर्गी का अंडा होता है, उससे स्फुटित होकर अंडे से स्फुटित होकर जो चूजा होता है वो यहाँ पर देखिए, चूजा जो होता है, चूजे का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी और मुर्गे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये शिशु था भाई। ये शिशु था, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे वृद्धि हो रही है इसमें। पौधे की वृद्धि करते जो पौधे होते हैं पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे, नवजात, कुछ विकसित होते हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। आप क्या सोचते हैं कि निर्जीव वस्तुएं जो होती है वो वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? तो बिल्कुल वृद्धि प्रदर्शित करते हैं भाई निर्जीव वस्तुएं भी। आपने कभी देखा होगा जैसे स्नोफॉल होती है तो बर्फ की सतह ऐसे 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 बढ़ती जाती है, रेत के टीले ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं कि जो निर्जीव है वो भी अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। उसके अलावा अगला टॉपिक है हमारा, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? तो क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? तो ये हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो पढ़ ही लेते हैं। क्या हमें बिना श्वास के जीवित रह सकते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं और जो अंदर वायु होती है उसे शरीर से बाहर लाते हैं। ठीक है,
और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। इसे श्वास लेना और श्वास लेना श्वसन क्रिया का हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की मात्रा का उपयोग होता है। अंदर ली जो वायु होती है ना, उसमें हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और इस क्रिया में बनी CO2 को हम श्वास द्वारा बाहर छोड़ते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। ठीक है, आपको समझ तो आ रहा है ना अपन न्याय। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। ये मंद गति उसकी श्वास लेने की प्रक्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हमने जो भोजन ग्रहण किया है ना, उस भोजन हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, उसे श्वसन के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है। जैसे कुछ जंतु होते हैं, उनमें गैसों के आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली गिल से सांस लेती है, जिनकी सहायता से वे जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे भी श्वसन करते हैं। तो बिल्कुल भाई, पौधों पर तो सब कुछ डिपेंड है। पौधे श्वसन नहीं करेंगे तो क्या होगा। उसके आगे देखिए, पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों पर सूक्ष्म रंध्र वायु को अंदर ले जाते हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तथा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वायु में छोड़ दी जाती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे हैं। आगे, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन बनाने के लिए करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन की क्रिया जो होती है दिन रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। लेकिन भाई, लेकिन ध्यान रखना, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, वो रात दिन नहीं होता, वो केवल और केवल दिन के समय में होता है। पादप सांस तो दिन में भी लेंगे और रात में भी लेंगे क्या, लेकिन वो हमेशा सारे दिन भर अपना भोजन थोड़ी बनाते रहेंगे। आप बनाते हो क्या सारे दिन अपना भोजन? तो प्लांट पूरे दिन, उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता भाई। उनमें भोजन केवल और केवल, वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि क्या सभी सजीव शोषण करते हैं? तो बिल्कुल भाई करते हैं। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसे रीड कीजिए। मुझे पक्का पता है कि घर जाकर आप इसे पढ़ोगे, जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपको पक्का ये समझ आएगा। जहाँ समझ ना आए वह कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।